नमस्कार, जेनेसिस फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हम लोग परसों हम लोग कूलाम का नियम पढ़ चुके थे। आज हम लोग कूलाम के नियम से जुड़ी हुई चीजें जैसे आंकिक प्रश्न और आवेश एक कूलाम की परिभाषा इसका अध्ययन करेंगे और इसके बाद कल हम लोग कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे, वेक्टर रूप। उससे पहले कुछ प्रश्न थे बच्चों के, जिनमें एक दो प्रश्न मेरे ध्यान में आए जो मैंने देखे। जैसे किसी बच्चे का प्रश्न था कि एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है, तो एप्सिलॉन का मात्रक वही होता है जो एप्सिलॉन जीरो का होता है। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन जीरो में सिर्फ इतना अंतर होता है कि एप्सिलॉन किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता है, जबकि एप्सिलॉन जीरो निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, तो इसलिए एप्सिलॉन और एप्सिलॉन जीरो दोनों का मात्रक एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। दूसरी बात, एक प्रश्न और था, वो था कि हमको कूलाम के नियम की भाषा यानी कि लैंग्वेज लिखनी नहीं आ रही कि उसमें क्या लिखना है। तो एक बार हम उसको बताए दे रहे हैं और लिखे भी दे रहे हैं। कूलाम के नियम में मैंने आपको बताया था F समानुपाती Q1 Q2 और F समानुपाती 1/r²। ध्यान होगा आपको, ये दो बिंदु आवेश थे, Q1 था और एक Q2 था, और इनके बीच की डिस्टेंस r थी। तो हमने इसको कहा था कि दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और इसी में एक शब्द और जोड़ना था, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इन दोनों नियमों को मिला दें, जैसा कि हम पीछे कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2/r²। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो क्या कहेंगे हम इसे? दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। इसी वाक्य को आप 3-4 बार सुन लें और उसी को लिख सकते हैं। अगर थोड़ा डिटेल में लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह पूरा कूलाम का नियम हो जाएगा। एक और प्रश्न था कि आवेश और बिंदु आवेश में क्या अंतर है। स्थिर बिंदु आवेश में जब कोई आवेश किसी स्थान पर स्थित होता है, रखा होता है, फिक्स होता है, तो उसको हम स्थिर बिंदु आवेश कहते हैं। ठीक है, तो ये अंतर था। तो ये 2-3 प्रश्न थे बच्चों के, वो मैंने बता दिए आपको। अब आप देख लेना, अगर और भी कोई प्रश्न हो आपका तो आप बता सकते हैं, आपको उत्तर मिलेगा उसका। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे एक कूलाम की परिभाषा का। एक कूलाम आवेश किसे कहते हैं, क्या होता है, कितना होता है। तो इसके लिए हमें कूलाम के नियम का सूत्र याद रखना है। F बराबर 1/4 एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2/r²। यह सूत्र हमारे पास था। हम लोग इसको निर्वात या वायु के लिए देख रहे हैं। तो यदि आपको पता है, जब कोई परिभाषा बनाते हैं तो हम कुछ राशियों को एकांक मानते हैं। तो यदि, और वैसे भी हमें परिभाषा किस चीज की बनानी है, एक कूलाम आवेश की। तो यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम, ये हम ऐसा मान ले रहे हैं, 1 कूलाम, तथा दूरी r बराबर भी 1 मीटर हो। तो फिर से एक बार देखें, ये एक आवेश था Q1, ये आवेश था Q2, इनके बीच की दूरी थी r। उसके लिए हम लोगों ने ये सूत्र बनाया था, कूलाम के नियम का सूत्र था। अब इस सूत्र से ही हम चल रहे हैं। हमने ये माना है यदि Q1 और Q2 दोनों ही 1 कूलाम हों
और उनके बीच की जो दूरी थी वो 1 मीटर हो, तो अगर हम इसमें ये मान लगाते हैं तो देखते हैं F बराबर, F के स्थान पर F, बराबर के स्थान पर बराबर। ध्यान करें इसकी वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी थी, इसको कूलाम नियतांक पूरे को बोला था। एक बार हम फिर से लिखे दे रहे हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। 9 गुणा 10 की घात 9, तो हमने इसके स्थान पर इसकी वैल्यू लगाई 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 का मान 1 कूलाम, Q2 का मान 1 कूलाम, दूरी का मान 1 मीटर, 1 का क्या किया वर्ग, तो बल F बराबर कितना आएगा जब हम इनका सबका गणना कर लेंगे, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन। मतलब अगर हम दो आवेशों जो कि कितने हैं, 1 कूलाम हैं, उन्हें एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रख दें तो उनके बीच 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। यह आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करेगा। अगर आवेश दोनों धन आवेश है तो प्रतिकर्षण लगेगा, दोनों ऋण आवेश है तो प्रतिकर्षण लगेगा, एक धन और एक ऋण है तो उनके बीच आकर्षण लगेगा। लेकिन हम बोलेंगे दोनों ही, क्योंकि हमने यहाँ पर ये प्रस्तुत नहीं किया है कि ये आवेश धन है या ऋण है या दोनों ऋण है या दोनों धन है या एक धन है या एक ऋण है, ऐसा हमने इसमें कुछ बताया नहीं है। क्योंकि हमने कोई चिन्ह दिया तो हम दोनों को धनावेश मान सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए कह नहीं रहे हैं, जो भी हो हम उनके लिए आकर्षण या प्रतिकर्षण बोलेंगे। ठीक है, अब एक बार दोबारा से देखेंगे। हमने दो आवेश लिए, दोनों कितने लिए, 1 कूलाम लिए, उनके बीच की दूरी कितनी ली, 1 मीटर ली, और उनको जब 1 मीटर की दूरी पर रखा तो वैद्युत बल उनके बीच में कितना आया, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन। ये आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है आवेशों की प्रकृति के अनुसार। अब हम 1 कूलाम आवेश की परिभाषा बनाएंगे। जरा देखें, सभी चीजें एक के बाद एक जोड़ते चलेंगे कि दोनों आवेश कितने हैं, 1 कूलाम। ये सूत्र जो हमने लगाया है ये कहां के लिए लगाया, आप देखें एप्सिलॉन 0 लिखा हुआ है, यानी कि निर्वात या वायु के लिए लगाया है। ठीक है, तो दोनों आवेश 1 कूलाम के हैं, कहां रखे हैं, निर्वात या वायु में। कितनी दूरी पर रखे हैं, 1 मीटर की दूरी पर, देखते जाएं, 1 मीटर की दूरी पर। तब उनके बीच बल कितना कार्य कर रहा है, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन। मतलब कंडीशन तीनों ध्यान रखेंगे, दोनों आवेश 1 कूलाम, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर, और दोनों कहां रखे हैं, निर्वात या वायु में। तो अब हम यहीं से इसकी परिभाषा बनाएंगे कि 1 कूलाम आवेश वह आवेश होता है, 1 कूलाम आवेश वह आवेश होता है जो कितनी दूरी पर रखे, 1 मीटर की दूरी पर रखे। कहां रखे, निर्वात या वायु में रखे। दूसरे इतने ही मात्रा के आवेश पर 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। कुछ थोड़ा सा हो सकता है समझ में कम आया हो, एक बार हम इस चीज को रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे दोनों आवेश कितने हैं। दोनों आवेश 1 कूलाम, कितनी दूरी पर है, दोनों 1 मीटर की दूरी पर है। कहां है, दोनों निर्वात या वायु में है। तो अब हम 1 कूलाम की परिभाषा बनाते हैं, इसको 1 कूलाम मानते हैं, इसको भी 1 कूलाम मानते हैं। तो 1 कूलाम आवेश वह आवेश है जो कितनी दूरी पर रखे, 1 मीटर की दूरी पर रखे। कहां रखे, निर्वात या वायु में रखे। कितने आवेश पर, 1 कूलाम के आवेश पर। कितना बल, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन का बल। कैसा बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आरोपित कर दे। ये 1 कूलाम आवेश की परिभाषा बनती है। इस शब्द को, इस वाक्य को पूरे को दोबारा से सुनकर और ये परिभाषा आप लिख लें। कैसे, अतः 1 कूलाम आवेश वह आवेश होता है जो 1 मीटर की दूरी पर निर्वात या वायु में रखे 1 कूलाम के आवेश पर 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आरोपित कर दे। इस चीज को हम ढंग से समझते हैं, अच्छी तरीके से ध्यान करके बार बार इसको सुनकर हमारे शब्दों को, और आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि 1 कूलाम आवेश कितना होता होगा। हमें लगता है कि 1 कूलाम तो बहुत थोड़ा है, 1 कूलाम आवेश में जो बल है
ये बल भी बहुत थोड़ा होता होगा। लेकिन अगर हम इस संख्या को देखें, इस मान को देखें, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन, यहां से हमें यह भी पता चलेगा कि वैद्युत बल कितना प्रबल होता है। 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन, कितने आवेश ने यह बल उत्पन्न किया? केवल 1 कूलाम आवेश ने। अगर हम बात करें कि यह बल कितना प्रबल है, तो हम लोग जो 11th में पढ़ के आए हैं वो सब ऐसा पढ़ के आए हैं जो हमें सामने दिखता है। मशीन चल रही है, पहिए घूम रहे हैं, द्रव्यमान पता चल रहा है, कोई वस्तु है हम उसको उठाकर उसका द्रव्यमान देख सकते हैं, मतलब हमें सारी चीजें सामने दिखाई दे रही थी। लेकिन जो हम 12th में पढ़ते हैं उसको हमें दिमाग में, मस्तिष्क में इमेज करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है उस पर। जैसे यहां पर हमें आवेश, हमने आवेश नहीं देखे है ना, तो आवेश नहीं देखे लेकिन उसका बल हमने यहां पर अनुभव किया 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन। लेकिन अगर हम इसी को यांत्रिकी के तौर पर समझें, 11th के तौर पर समझें कि ये बल कितना होता होगा, ये कितना प्रबल है, तो हम इस चीज को देखेंगे इस प्रकार से कि अगर कोई ट्रक है और वो ट्रक मान लीजिए 5000 किलोग्राम का है, ट्रक है 5000 किलोग्राम का, ये मतलब उसका द्रव्यमान है 5000 किलोग्राम। ट्रेन निकल जाए उसके बाद पढ़ाएंगे, पानी पी लेते हैं तब तक। ट्रक की बात चल रही थी और ट्रेन आ गई, अभी चलने लगी है ट्रेन। लॉकडाउन लगभग खत्म की तरफ है, अब पता नहीं कब तक चलेगा। खैर हमारा विषय ये है, हम इस पर ध्यान देते हैं कि एक ट्रक जो था वो 5000 किलोग्राम का था, उसका द्रव्यमान 5000 किलोग्राम का था। नॉर्मल अगर हम गुरुत्वीय त्वरण जी का मान वैसे 9.81 होता है, लेकिन हम इसको 10 अगर ले लें थोड़ी देर के लिए, और अगर हम बल निकालें, एक और ट्रेन आ रही है, तो F = mg निकालेंगे। जो प्रवासी मजदूर हैं उनको सरकार की तरफ से ये व्यवस्था की गई है कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी जहां उनका घर है उनको पहुंचाने की जिम्मेदारी है सरकार की, तो इसलिए अब ट्रेन का थोड़ा आवागमन ज़्यादा हो गया है। चलिए देखते हैं। तो एक ट्रक 5000 किलोग्राम का था, उसका द्रव्यमान 5000 किलोग्राम था। जी हमने 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिया, इसलिए लिया जी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कि जिससे हमारा एक राउंड फिगर में आ जाए, 9.81 होता सबको पता है। तो F अगर हम निकालेंगे तो M की वैल्यू यहां पर 5000 और G की वैल्यू 10 लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 50,000 न्यूटन। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन। कुछ समझ में आ रहा है कि एक ट्रक का भार, यानी कि एक ट्रक कितना बल आरोपित करता है? 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन का बल आरोपित करता है। अब ऐसे कितने ट्रक मिल जाएं? ऐसे 1 लाख 1 लाख ट्रक। तो कितना हो जाएगा? 5 गुणा 10 की घात 4 और ये 1 लाख का 10 की घात 5 घात हो जाएगी। समझ में आ रहा होगा, 5 घात, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन। मतलब आप कह रहे क्या ट्रक पढ़ा रहे हैं, ये तो ये पता नहीं क्या बताने लगे। तो बताना कुछ नहीं है, केवल तुलना करा रहे हैं आपको वैद्युत बल की और गुरुत्वाकर्षण बल की। मतलब वैद्युत बल की ताकत का अनुमान
बता रहे हैं कि एक कूलाम आवेश से ही 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन का बल उत्पन्न होता है, जो कि 1,00,000 ट्रक का भार होता है। 1,00,000 ट्रक का भार होता है, जिसमें एक ट्रक को हम 5,000 किलोग्राम का मान के चलते हैं। इतना वैद्युत बल प्रबल होता है। तो मेरे विचार से आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई किसी प्रकार की आपको परेशानी आती है तो आप फिर पूछ सकते हैं। सरल चीज है, एक बार परिभाषा की उसको तैयार कर लेंगे और इसका तुलनात्मक अध्ययन भी कर लेंगे। ठीक है, अभी इसको हटा देते हैं। अब इसीलिए जब एक कूलाम आवेश से इतना बल उत्पन्न होता है, एक कूलाम आवेश से अभी आपने देखा कि जब हमने एक कूलाम आवेश को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखा तो इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बना 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन। जब इतना बल लगा तो आवेश जो हम लेते हैं वो कूलाम में कम और छोटे मात्रकों में ज्यादा लेते हैं, गणना के रूप में गणना जब करते हैं, या आवेश होते भी छोटे ही हैं इसी हिसाब से। तो इसके लिए हम और मात्रक लेते हैं, आवेश के छोटे मात्रक, जिनमें आता है 1 मिली कूलाम। 1 मिली कूलाम। अगर हम 1 मिली कूलाम देखें तो 10 की घात -3 कूलाम के बराबर होता है। इसी में आता है 1 माइक्रो कूलाम। ये आपको इस प्रकार भी लिखा मिल सकता है, 1 माइक्रो कूलाम 10 की घात -6 कूलाम। इसी में आता है 1 पिको कूलाम। दस की घात -12 कूलाम। बहुत परेशान कर लिया अब ये ट्रेनों ने, या ये कह लीजिए कि 2 महीने से बिल्कुल आवाज नहीं सुनी थी, अब एकदम अचानक से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। आप इसको तब तक नोट कर लें, तब तक ट्रेन निकल जाएगी। इसके बाद बात करेंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम और कूलाम के नियम की तुलना। शायद आपको याद होगा जब हम कूलाम का नियम पढ़ाने जा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि कूलाम का नियम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से मिलता जुलता है। तो जब मिलता जुलता है तो हम उनका तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे, उनमें समानता भी देखेंगे और जो उनमें अंतर था, मिलता जुलता है इसका मतलब पूरी तरह मिलता जुलता नहीं, कुछ अंतर भी है, तो जो अंतर हैं तो उनकी हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें कूलाम के नियम की, तो कूलाम का नियम आपने पढ़ा होगा जब हमने आपको पढ़ाया था कि या तो जो ये वैद्युत बल होता है, ये ऐसे नहीं, ऐसे ही समझ लीजिए, आप हर चीज को लिख के ना बताएं। कूलाम के नियम में आप ध्यान होगा, आप भी थोड़ा ध्यान करते रहें। कूलाम के नियम में हमने आपको पढ़ाया कि जो वैद्युत बल होता है वो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। अब जरा वापस 11th क्लास में ध्यान करें, पहुंचे नहीं, वापस न जाए, पास हो चुके हैं सभी लोग। तो अगर हम वापस 11th क्लास में विचार करें तो गुरुत्वाकर्षण नियम में हमने ये पढ़ा है कि न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि संसार के, ब्रह्मांड के, जगत के, विश्व के किन्हीं भी दो पिंडों के बीच सदैव और सदैव और सदैव सिर्फ आकर्षण बल कार्य करता है। तो इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो आकर्षण प्रवृत्ति का होता है, जबकि वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रवृत्ति के हो सकते हैं। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण होता है, उसमें लिखा भी आकर्षण,
सिर्फ आकर्षण। अब बात करें कि और इनमें क्या विशेषता होती है, तो आपको हमने परसों बताया था, परसों वाले वीडियो में, कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता, वो सार्वत्रिक होता है। आज सारी ट्रेनें इकट्ठी आ रही हैं एक साथ। और ये बताया था आपको, ये माध्यम पर निर्भर करता है। थोड़ा जोर जोर से चिल्लाने लगे जिससे आवाज पहुंचे। ये माध्यम पर निर्भर करता है। फिर एक हम लोगों ने इसमें बात अभी पढ़ी थोड़ी देर पहले, बिल्कुल अभी इसी से पहले, कि ये कैसा होता है, ये दुर्बल होता है, और ये कैसा होता है, इसकी तुलना में अत्यंत प्रबल होता है। इतना प्रबल होता है कि अगर हम, अभी हमने आपको वैसे उदाहरण दे दिया है, बस वो ट्रक और ट्रेन वाला, अभी देखेंगे। अगर हम वैसे देखें तो दो इलेक्ट्रॉनों को अगर हम देखें तो इनके बीच अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल निकालें और फिर वैद्युत बल निकालें, तो वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻43 गुना होता है। अब आप कल्पना कीजिए इस चीज की कि ये कितना ज्यादा होता है। इसी प्रकार अगर हम दो प्रोटॉनों की बात करें, दो प्रोटॉनों के बीच हम गुरुत्वाकर्षण बल निकालें और दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल निकालें, तो लगभग 10⁻36 गुना होता है। तो इस हिसाब से हम क्या कहते हैं कि वैद्युत बल बहुत प्रबल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल बहुत दुर्बल होता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद दोनों ही बलों में जो समानता है कि दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, यानी दोनों ही बलों में, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल हो और चाहे वो वैद्युत बल हो, दोनों में ही आप देखेंगे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं दोनों ही बल। यानी ये दोनों ही बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी बल का मान कम होता जाएगा। उदाहरण के तौर पर हमने आपको एक बार जब क्लास चलती थी तब हमने कुछ, हमारे जो छात्र छात्रा इसमें जुड़े हुए हैं उनको पता है कि जैसे हमने मैग्नेट का उदाहरण दिया था, हमने कहा था अगर दो मैग्नेट यहां रखी हुई हैं तो उनके बीच में बल ज्यादा होगा, थोड़ा दूर रख देंगे कम हो जाएगा, थोड़ा और दूर रख देंगे और कम हो जाएगा। एक को यहां रखें, एक को किसी दूसरे शहर में ले जाके रखते हैं, बल नगण्य हो जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी बल कम होता जाएगा। तो ये दोनों में ही गुण होता है, इसलिए ये समानता हो गई व्युत्क्रम वर्ग के नियम की और ये तीनों अंतर हो गई। तो अगर हमको जल्दी जल्दी इसको रिवीजन एक बार कर ले रहे कि न्यूटन ने क्या बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ आकर्षण प्रवृत्ति का होता है, जबकि कूलाम ने क्या बताया कि वैद्युत बल, सॉरी ये तो बात खैर बता दी थी फ्रैंकलिन ने, फिर भी हम कूलाम का ही नाम लेंगे। वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रवृत्ति का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, सार्वत्रिक होता है, इसको हम कहीं पर भी ले जाएंगे वो बल बराबर ही रहेगा, लेकिन ये माध्यम पर निर्भर करता है। जल के लिए अलग, कागज के लिए अलग, बता चुके हैं आपको। ये बल दुर्बल होता है और ये बल प्रबल होता है। दोनों के उदाहरण अभी बता दिए, इस तरीके से भी बता दिए और यांत्रिकी में जाके ट्रक वगैरह से भी बता दिए आपको। ठीक है, यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम आंकिक प्रश्न